हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की लेसन नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। एंशियंट इंडियन एंड द ग्रीक फिलोसोफर्स हैव ऑलवेज वंडर अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। पहले के ज़माने के जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे वो हमेशा सोचा करते थे, जो भी चीज़ें उनको नहीं पता है मैटर के बारे में, जो उन्होंने आज तक नहीं देखी है, तो हमेशा वो ढूंढते रहते थे उसको। द आइडिया ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड द 500 BC। जो डिविजिबिलिटी है, कोई भी मैटर को और तोड़ के कहाँ तक लेके जाएंगे, मतलब उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, लगभग 500 BC से वो वॉन्डरिंग चला आ रहा है एक्चुअली। एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ postulate that if we go on dividing matter we shall get a smaller and a smaller particle। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर जो महर्षि कन्नड़ थे, उनके पोस्टुलेट्स ये शो करते हैं कि हम लोग किसी भी मैटर को अगर आगे डिवाइड करते जाएंगे तो हम लोग को एक स्मॉल पार्टिकल मिलेगा, सबसे छोटा। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि हम लोग वो मैटर को और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु, और उन्होंने ये पार्टिकल्स का नेम दे दिया परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर्स पकुडा Katyayama elaborated this doctrines and said that these particles normally exist in combined form which gives us a various form of matter। उन्होंने अपने डॉक्ट्रिन में ये प्रेजेंट किया पकुडा करियायम ने कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और वो बहुत सारे मैटर्स के वेरिएशंस होते हैं। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने सजेस्ट किया कि इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर द स्टेज विल कम अप व्हेन द पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उन्होंने बोला कि एक मैटर हम लोग लेंगे, हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि वो आगे डिवाइड नहीं होगा। डेमोक्रिटस कॉल दिस इनविजिबल पार्टिकल्स एटॉम। डेमोक्रिटस ने उन्हें एक इनविजिबल ऐसा पार्टिकल उनको नाम दे दिया एटॉम। इसका मतलब हो गया एटॉम का मतलब इनविजिबल। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस। ये सब चीज़ें फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस था, नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेशन दैट आइडिया कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक ये सब चीज़ें सब इमेजिनेशंस थी। सो ये पेपर पे आई नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंट वर्क उसके साथ नहीं था, सो ये मान्य नहीं रही तब तक। By the end of the 18th century, the scientists recognized the difference between element and compound and naturally become interested in finding out how and why the element combine and what happen when they combine। 18th century तक अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट एंड कंपाउंड दो अलग चीज़ें हैं और वो नेचुरली कैसे आती है और ये एलिमेंट कंबाइन कैसे होते हैं और ये कंबाइन कैसे होते हैं, किस हिसाब से क्या होता है उनके बीच में, ये सब आइडिया 18th सेंचुरी तक गैदर होने लगी साइंटिस्ट के माइंड में। Antoine Lavoisier laid the foundation of the chemical science by establishing the two important law of chemical combination। यहाँ पे एंटोनियो एल लवोइजर करके केमिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने दो ऐसे इंपॉर्टेंट लॉ दिए जो केमिकल कॉम्बिनेशंस में ये सारे आइडियाज़ को पुटअप करते थे, इनको सपोर्ट करते थे कि दैट एटॉम इज़ एग्जिस्टिंग, कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग एंड एलिमेंट आर एग्जिस्टिंग। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला लॉ देखेंगे उनका, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। The following two laws of a chemical combinations were established after much experiment by the Lavoisier and then Joseph L. Proust। यहाँ पे देखने जाए तो ये दो साइंटिस्ट ने, Lavoisier एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये लॉज डाले हुए थे। पहले देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जब भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। सो इस बेसिस पे हम लोग ये एक्टिविटी देखेंगे। इज़ देयर अ चेंज इन देन मास व्हेन द केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। हम लोग देखेंगे जब केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो उनका मास चेंज होता है। सो मैं आपको पहले उसका जवाब दे दूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जब भी केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल एक्टिविटी होती है, रिएक्शंस होता है, सो कभी भी मास क्रिएट नहीं होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। एक्टिविटी यहाँ पे एक्स और वाई में अलग अलग केमिकल्स के नाम लिस्टेड आउट किए हैं। एक्स के अंदर कॉपर सल्फेट, वाई के अंदर सोडियम कार्बोनेटेड, एक्स के अंदर बैरियम क्लोराइड, सेकेंड के वाई के अंदर सोडियम सल्फेट, एक्स के अंदर लीड नाइट्रेट और वाई के अंदर सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट लिए हुए हैं। दिस आर द केमिकल। Prepare the separately 5% solution of any one pair of substance listed under the x and y in the water। आपको x और y में से जो पैरिंग दी हुई है उसी में से 5% सोल्यूशन आपको पानी के अंदर लेना है अलग अलग। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन y इन देन कॉनिकल फ्लास्क। ये जो बड़ा सा फ्लास्क है उसके अंदर y लेना है और x जो है वो इग्नाइशंस ट्यूब में लेना है। यहाँ पे छोटी सी जो ट्यूब दी हुई है उसमें आपको x का सोल्यूशन डालना है और इस हिसाब से हैंग कर देना है ताकि वो मिक्स ना हो जाए।
एंड पुट द कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और उसके ऊपर उसका जो कॉर्क है, ढक्कन है, वो बंद कर देना है। वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली, और ढंग से आपको लगाना है कि वो उनके साथ मिक्स ना हो जाए। नाउ टिल दिस स्विल्स द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स, और फिर आपको धीरे से उसको ट्विल कर देना है ताकि एक्स और वाई मिक्सड हो जाए। वे अगेन, वापस आपको हिलाना है उसको। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क, रिएक्शन फ्लास्क के अंदर क्या होगा? डू यू थिंक द केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस? येस, केमिकल रिएक्शंस होगा। वाई शुड वी पुट द कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क? कभी कभी क्या हो जाएगा कि वो बबल्स बन के बाहर आ जाएंगे और एक्सेस उसकी वजह से हीट ना बाहर निकल जाए, इसकी वजह से हम लोगों ने फ्लास्क का ऊपर जो माउथ है वो कॉर्क से बंद कर लिया था। डज द मास ऑफ फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज? नहीं, फ्लास्क का जो मास है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉइंग इन केमिकल रिएक्शंस। जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है, सो जो मास है जो हम लोग केमिकल ले रहे हैं उसका ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, मतलब सेम ही रहेगा। 3.1.2 देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। लवाइजर्स along with the other scientists noted that many compound were composed of a two or the more element। जो भी कंपाउंड लेते हैं वो दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट के बने होते हैं। सपोज भी पानी ले लो, H2O, सो उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। ईच सच कंपाउंड हैव द सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन, और उसका प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। आप पानी बोलोगे तो उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा हमारे एग्जाम्पल में, रिस्पेक्टिवली ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर इट। और ये सारे जो कंपाउंड हैं वो कौन बनाता है और ये कहाँ प्रिपेयर होते हैं। इन द कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। जब भी पानी के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड के बारे में, तो उनका मास हमेशा 1:8 होगा। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, और वो मे भी खारा पानी होगा, मीठा पानी होगा, लेकिन उसका सोर्स सेम रहेगा। इसका मतलब ये हो गया 9 ग्राम ऑफ अ वाटर इज डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 9 ग्राम पानी के अंदर 8 ग्राम का हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम का ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 14:8 बाय द मास वॉट एवर द मैथड द सोर्स फ्रॉम विच इट्स ऑब्टेन। अगर देखने जाए तो अमोनिया जब देखेंगे तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बना होगा, कंपाउंड से बना होगा। ये 2 एलिमेंट को मिक्स करके अमोनिया बना होगा, जिसके अंदर आप कोई भी सोर्सेस से ले लो, कोई भी मैथड्स ऑब्टेन कर लो, उनका मास 14:3 ही रहेगा। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन विच ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं कि जब हम लोग एलिमेंट क्रिएट करते हैं, कंपाउंड क्रिएट करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली प्रोपोर्शन में होगा। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय द प्राउट्स, जोसेफ प्राउट्स, एज इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय द मास। अगर देखने जाए तो सबका मास सेम ही होगा, और जब हम लोग वो पर्टिकुलर मास लेके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, केमिकल बनाएंगे, तो वो सेम कंपाउंड बनेगा। The next problems faced by the scientists was to give the appropriate explanations of this law। ये लॉ तो बना दिया, खोज लिया, अपन उसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे। सो ब्रिटिश जो केमिस्ट थे जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थियोरी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। उन्होंने नेचर ऑफ द मैटर के लिए कुछ बेसिक थियोरी दी। डाल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी। जब डाल्टन ने आइडिया पिकअप की थी तब तक तो वो सिर्फ फिलोसॉफी थी। ही टुक द नेम एटॉम एज अ गिवन बाय द ग्रीक। उन्होंने ग्रीक के द्वारा नाम दिया था तो वो एटॉम यूज़ कर लिया। एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर एटॉम, और जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो एटॉम है। हिज थियोरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस, और उनकी थियोरी भी केमिकल लॉ ऑफ द केमिकल कंपोजिशंस कॉम्बिनेशंस पे थी। Dalton's atomic theory provide an explanations for the law of conservation of mass and law of definite proportions। और देखने जाए तो डाल्टन की थियोरी भी ये लॉ के अंदर इर्द गिर्द थी। तब तक कोई बेसिक प्रूफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये 2 लॉ यूज़ करके ही ये खोज निकाला था कि सबसे छोटा एलिमेंट होता है एटॉम। हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन एक्चुअली बहुत ही पुअर वीवर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 1766 इन इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। उन्होंने अपना टीचिंग का करियर 12 साल में शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे वो स्कूल के 7 साल के बाद स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। 1793 में वो मैनचेस्टर चले गए थे बच्चों को मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने में कॉलेज में। उन्होंने मोस्ट ऑफ द अपना करियर टीचिंग में और रिसर्च में स्पेंड किया। लगभग 1808 में ही प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी, जो उनकी लाइफ की, उनकी स्टडी ऑफ मैटर की लाइफ में पूरा टर्निंग पॉइंट था, जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। According to the Dalton's atomic theory, all the matters, whether an element, compound or mixtures, is composed of a small atomic called the atom। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर्स, आप तीनों में से कोई भी चीज़ें उठा लो,
तीनों में से सबसे छोटा एलिमेंट एटॉम ही होगा। पोस्टुलेट्स नीचे हुई चीज़ों को शो करता है। नीचे उसने कुछ पोस्टुलेट दिए हुए हैं मिस्टर डाल्टन ने, जो हम लोग पढ़ेंगे। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे जो मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटॉम के बने हैं। एटम आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो पार्टिकल्स ना डिस्ट्रॉय होते हैं ना क्रिएट होते हैं। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज़। एटम्स जो है वो एलिमेंट के, वो उनका मास आइडेंटिकल होता है। हर हिसाब से अगर आप बनाओ तो वो सेम ही बनता है, कोई भी प्रोसेस से बना लो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मासेस। एटम के जो एलिमेंट होते हैं उनके मास जो होता है, वजन जो होता है वो अलग अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे हम लोगों ने आगे वाटर का देखा 1:8, वैसे करके एक कंबाइंड रेशियो में होता है। रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। उसका जो रिलेटिव नंबर होता है और उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड में। हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ाई करेंगे कि एटम्स किस चीज़ से बने होते हैं, कि अगर हम लोग आगे देखेंगे तो उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड व्हाट इज़ इट्स मेड अप ऑफ, अगर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम लोग देखेंगे। What is atom? Have you ever observed the mansions building the wall and from this wall a room and then collect the room to form the building? आपने कभी देखा है मैंशन जो दीवार बनाता है, वो घर बनाता है, वो कैसे छोटी छोटी ब्रिक्स डाल के आपका एक वॉल बनाता है, फिर वो वॉल से पूरा रूम क्रिएट होता है। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? और इसमें जो एक ब्लॉक होता है, ये जो सीमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? छोटा सा ग्रेन होता है सैंड का, उसको क्या बोलेंगे? एंट हिल का छोटा सा ब्लॉक होता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली ये सबसे जो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके हम लोग एटॉम बोलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हाउ बिग आर एटॉम? एटम्स कितने बड़े होते हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन द एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। हम लोग देखने जाए तो एटम जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। एक्चुअली हम लोग सोच भी नहीं सकते उतने छोटे होते हैं। मोर देन द मिलियंस ऑफ द एटम्स व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर बैड एज अ थिक एज अ शीट ऑफ अ पेपर। अगर देखने जाए हमारा पेपर का जो शीट है उसके अंदर मिलियंस ऑफ द एटम्स है, उतना छोटा है। देखने जाए तो एटॉमिक रेडियस हम लोग देखेंगे, वो हम लोग नैनोमीटर में, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। अगर हम लोग को एक एटॉम को नापना है तो वो लगभग 1/10⁻⁹ दैट मीन्स 1 नैनोमीटर में हम लोग नापेंगे। दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ nm होता है। यहाँ पे सारे जो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जिसके एटम की रेडियस दी हुई है। पहला हाइड्रोजन का है, वो है 10⁻⁻10। वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसकी है 10⁻⁻9। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ 10⁻⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड दैट इज़ अ 10⁻⁻4। एंड देखेंगे 10⁻⁻2। एंड वाटरमेलन देखेंगे दैट इज़ अ 10⁻⁻1। ये सारे उसकी रिलेटिव साइज़ है जो बहुत ही छोटी फॉर्मेट में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतनी छोटी है। We might think that if the atoms are so insignificant in size, why should we care about them? इतने छोटे तो फिर हम लोग उनके बारे में क्यों सोचें? This is because our entire world is made of atom. हमारे अंदर की बॉडी, आजू बाजू की चीज़ें, पूरी वर्ल्ड एटॉम से बनी हुई है। We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. हम लोग उसको देख नहीं सकते लेकिन कॉन्स्टेंटली उसको फील कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली ये हमें अफेक्ट करता है जो भी हम लोग करते हैं। थ्रू द मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफिशेंट इमेज ऑफ द सर्फेस ऑफ द एलिमेंट शोइंग एटॉम। हम लोग एटॉम की मदद से उसको हम लोग हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग बड़ा करके भी देख सकते हैं, यही एटॉम की बदौलत। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बॉल्स और द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। पहले के ज़माने में हर एलिमेंट के अलग अलग सिम्बॉल्स हुआ करते थे और आज उसको क्या सिम्बॉल्स देते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बॉल फॉर द एलिमेंट इन वेरियस स्पेसिफिक सेंस। डाल्टन अलग अलग सिम्बॉल दे के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते थे। व्हेन ही यूज द सिम्बॉल फॉर द एलिमेंट, उसका मतलब ये हो गया वो डेफाइनेट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं वो एलिमेंट के। वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब हम जब वो साइन यूज़ करते हैं तो मतलब नीचे आप पूरी साइन देख रहे हो वैसे साइन वो यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वो पर्टिकुलरली क्वांटिटी में होगी वो साइन जब वो यूज़ करेंगे अपनी थ्योरम में। Basilis suggests that symbol of the element be made of one or the two letter of a name of the element. Basilis ने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि सिम्बॉल बनाने के लिए एलिमेंट के सिम्बॉल को एक या दो लेटर में बनाया जा सकता है, वो जो लेटर ऑन आइडिया एक्सपोज हुआ।
यहाँ पे अलग अलग साइन दी हुई है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लीड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी की अलग अलग सिम्बॉल्स दी हुई है कि कैसे अलग अलग जो सिम्बॉल्स के थ्रू है वो आइडेंटिफाई करते थे एलिमेंट को। In the beginning, the name of element were derived from the name of the place where they were found for first time. पहले के ज़माने में एक्चुअली जो एलिमेंट जहाँ से मिलते थे वहीं का नाम दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द साइप्रस। जैसे कि कॉपर का नाम है जो जहाँ से मिला साइप्रस, वहाँ से उसका लैटिन नाम डिसाइड कर दिया गया। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, कुछ कुछ कलर्स से डिसाइड किया जाए, जैसे कि गोल्ड वर फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड येलो। Nowadays, IUPAC, that means International Union of a Pure and the Apply Chemical, ये एक इंडस्ट्रीज़ है, एक ये जो नेमिंग का काम करती है, ये जो फॉर्म है, इसके हिसाब से नाम डिसाइड किए जाते हैं। मैनी ऑफ द सिम्बॉल्स आर फर्स्ट वन और द टू लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन द इंग्लिश। कुछ कुछ जो एलिमेंट है उनको उनके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट लेटर ऑफ द सिम्बॉल इज़ ऑलवेज रिटन देन कैपिटल लेटर, और जो पहला अल्फ़ाबेट होता है हमेशा उसको कैपिटल में लिखा जाता है अपर केस में, और सेकेंड लेटर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कुछ एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al। देखो फर्स्ट A है तो A शुड बी कैपिटल, और जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो है L, तो L को स्मॉल में लिखा जाता है, नॉट Al, दोनों कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे। कोबाल्ट का CO, C शुड बी कैपिटल और O छोटा होना चाहिए, CO दोनों कैपिटल में नहीं लिखेंगे। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम, जैसे कि क्लोरीन है तो Cl, जिंक है तो Zn। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेम हो जाते हैं दोनों के नाम, तो पहला और थर्ड लेटर करके यूज़ किया जाता है ताकि दोनों नाम में दोनों सेम सपोज टू बी। आप दोनों अगर अल्फ़ाबेट देखो तो कुछ कुछ एलिमेंट के फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम हो जाते हैं, तो वहाँ के इसमें फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट देते हैं, तो कुछ कुछ एलिमेंट के फर्स्ट टू भी सेम हो जाते हैं, तो वो कंसिडर करते हैं IUPAC के हिसाब से फर्स्ट और थर्ड लेटर। अदर सिम्बॉल हैव बिन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन द लेटिन, और कुछ कुछ जो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं वो लेटिन, जर्मन या फिर ग्रीक के नेम से लिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो आयन है तो आयन का नाम हो गया फेरम, सो दैट इज़ वाई उसका सिम्बॉल हो गया Fe। सोडियम का नाइट्रियम, सो इसी वजह से Na लिया जाता है। पोटेशियम का कैलियम, सो दैट इज़ वाई K लिया जाता है। ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम, यूनिक केमिकल सिम्बॉल्स। सारे एलिमेंट के एक अलग अलग टाइप के सिम्बॉल्स और केमिकल सिम्बॉल्स हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल सिम्बॉल्स आपको यहाँ पे टेबल्स में दिख रहे होंगे, जो अलग अलग टाइप के केमिकल सिम्बॉल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको टेबल एक ही बारी में लर्न नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको सिम्बॉल्स लर्न करने हैं, याद करने हैं, ताकि ये आपको आगे के कंपाउंड क्रिएट करने में मदद करे। The passage of the time and repeat the uses, you automatically be able to reproduce the symbol। आप जब जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको पता पड़ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है, और आप मेमोराइज भी करने लगोगे ऑटोमेटिकली सिम्बॉल्स। अब देखते हैं एटॉमिक मास। मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी प्रपोज वॉज दैट एटॉमिक मास। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर डाल्टन एटॉमिक थियोरी का देखने जाए तो वो है एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड द कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उनके हिसाब से सारे एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास है, सब के अपने अपने वजन है। द थियोरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बोलता है ताकि सारे साइंटिस्ट का जो एटॉमिक मास है वो सेम आए। सिंस द डिटर्मिनिंग द मास ऑफ द इंडिविजुअल एटम वर रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। सारे एलिमेंट का मास चेक करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो केमिकल कॉम्बिनेशंस का लॉ यूज़ करके हम उसका मास डिटरमाइन कर सकते हैं एंड कंपाउंड फॉर्म, और फिर कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करना है, तो हम लोग को पता है वो कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म होगा। सो इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद द 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो CO बनाएगा, दैट मीन्स उसका कॉम्बिनेशन होगा 4/3 टाइम्स ऑफ अ मास ऑफ ऑक्सीजन। सो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, जो जिसका यूनिट है MU, उसका एब्रीविएशन होता है MU, उसका यूनिट है। सो इट इज़ नाउ यूज यूनिफाई मास। इसका यहाँ पे कुछ यूनिट दिखाया हुआ है कि किस हिसाब से यूनिट का पीछे जैसे हम लोग मीटर और किलोमीटर लगाते हैं वैसे, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटॉम, एंड देन वी वुड assign the carbon and an atomic mass that is 1
U and oxygen as atomic is 1.33 U. However, it is more convenient to use the number as whole numbers or as a near to the whole number as possible. हम लोग नियर बाई नंबर यूज़ करते हैं, जैसे कि while searching for the various atomic mass unit, scientists initially took 1/16 of the atoms naturally occurring oxygen as a unit. साइंटिस्ट इनिशियली 1/6 मास यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन का जो नेचुरली एटॉमिक मास है उसकी कंपैरिजन में. दिस वाज कंसिडर्ड रिलेटिवली ड्यू टू टू रीजंस. ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये रीजंस की वजह से ऑक्सीजन रिएक्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड. ऑक्सीजन इजीली किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना देता है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन का बेस लेके 1/16 ऑफ द मास कर लेते हैं. सो दैट इज़ वाई वो पर्टिकुलरली एलिमेंट का हम लोग को वजन मिल जाता है. दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव द मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर. और जो भी एटॉमिक मास है उसका होल नंबर के फॉर्म में मिलता है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं मिलता, उसका मास हम लोग को नंबर्स में मिल जाता है. बाजू में आपको पूरा एटॉमिक मास का पूरा एक लिस्ट बताया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीजन. हाउएवर 1961 फॉर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट carbon-12 isotopes was chosen as a standard reference for the measuring atomic mass. carbon-12 isotopes को एज अ एटॉमिक मास चूज़ किया गया था. उसके बेसिस हम लोग सारे मास निकाल सकते हैं जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12. कार्बन-12 का जब हम लोग 1/12 मास निकालेंगे तो वो हमको वन एटॉमिक मास का यूनिट मिल जाएगा. The relative atomic mass of all the element have been found with respect to the atom of the carbon-12. और सबके एटॉमिक मास उसके रिलेटिवली कार्बन-12 के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं. Imagine a fruit seller's fruits without any standard weight with him. He take a watermelon and says this has mass equal to the 12 unit. वो एक एलिमेंट लेगा वाटरमेलन सपोज टू बी, वो बोल देगा कि यार इसका वज़न 12 यूनिट के बराबर होगा. इसका मतलब होगा 12 वाटरमेलन्स और 12 फ्रूट का वज़न दोनों का सेम होगा. सो ही मेक 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही सेलिंग. सो वो क्या करेगा, उसका 12 का पहले पीसेस कर लेगा, एक का नाप कर लेगा तो बाकी के 12 के तो सेम ही होंगे. वैसे करके वो रिलेटिवली मास ढूंढ लेगा. वैसे करके हम लोग एक बार कार्बन-12 का जब हम लोग को मास पता पड़ जाएगा तो वैसे करके हम लोग एक का निकाल देंगे, एक के थ्रू हम लोग बाकी का मास निकाल सकते हैं जो हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिवली फ्रूट मास यूनिट एज एन. और उस हिसाब से वो एक पीस के थ्रू बाकी सारे पीसेस बेचेगा. एक का नाप मिल जाएगा तो एक के नाप की कंपैरिजन में उसने 2 एप्पल यहाँ पे रखे. दैट मीन्स उसका एक का वज़न, एक वाटरमेलन के पीस का वज़न 2 यहाँ पे एप्पल के फॉर्म में होगा. सो यहाँ पे उसको एक का वज़न पता पड़ गया और बाकी 2 का वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली मास पता कर सकता है. सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ एवरेज मास ऑफ एटॉम. इसको एवरेज मास ऑफ एटॉम भी बोलेंगे एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटॉम. देखने जाए तो 1/12 ऑफ मास हम लोग कार्बन एटॉम का लेते हैं तो इसको हम लोग एवरेज मास भी बोलेंगे. यहाँ पे कुछ मासेस दिखाया हुआ है, एटॉम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम के रिस्पेक्टिवली बाजू में लिस्ट आउट किए हुए जो सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू एटॉम एग्जिस्ट. एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. सारे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एटम हमेशा मॉलिक्यूल या आयन के फॉर्म में होता है. This molecule or ion aggregate in a large number to form the matter that we can feel, touch and see. जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके, आयन इकट्ठा होके फिर एक मैटर बना देते हैं जो हम लोग फील करते हैं, टच करते हैं. What is molecule? A molecule in a general group of 2 or more atoms that are chemically bonded together. जब 2 या 3 या उससे ज़्यादा एटम्स एक दूसरे से जुड़कर एक कंपाउंड बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे. दिस इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स. और उनके बीच के अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से वो टाइटली होल्ड होता है. मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइन एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे. कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. और मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है, अनलाइक एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट्स ऑफ अ सब्सटेंस. एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट और ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट. एटम्स सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं एंड कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल. और वो जॉइंट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे. हम लोग आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.